Hello students, today we will discuss about the very important topic for our examination point of view, Rorschach ink blot टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है यह निश्चित रूप से आपको व्यक्तित्व मापन के संदर्भ में सामान्य अवधारणा विकसित करने में सहायता करेगा। ये जो रोस्चार्क इंक ब्लॉट टेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तित्व के मापन को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो 3 भागों में हम उसको बांटते हैं। एक सब्जेक्टिव टेक्निक होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है उसी के अंतर्गत यह रोस्चार्क इंक ब्लॉट टेस्ट आता है। यानी रोस्चार्क इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वह प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक भाग है और हम इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। और इसके लिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि जो रोस्चार्क इंक ब्लॉट टेस्ट है या रोस्चार्क का स्याही धब्बा परीक्षण जिसको हिंदी में बोला जाता है, वह एक प्रक्षेपी टेक्निक है या प्रक्षेपी विधि है और जिसको मैंने शुरू में ही पहला पॉइंट देखिए, लिखा है डेवलप्ड बाय हर्मन रोस्चार्क इन 1921। यानी हर्मन रोस्चार्क जो स्विस मनोचिकित्सक थे मूल रूप से, इन्होंने इसको डेवलप किया 1921 में। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका डेवलपमेंट एक सतत रिसर्च का परिणाम रहा जो 10 वर्षों तक चला, 1911 से लेकर 1921 तक। और उसके उपरांत एक परिपक्व रूप में मेच्योर फॉर्म में यह रोस्चार्क इंक ब्लॉट टेस्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और आप जैसे पहले ही मैंने इंगित किया कि ये प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। यानी ये पर्सनालिटी टेस्ट की जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद जब प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत यह परीक्षण आता है। तीसरा इसमें बिंदु आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट देयर अनकॉन्शियस थॉट्स अनटू एम्बिगस इंक ब्लॉट्स। यानी जो यह टेस्ट है, इसमें जिसका परीक्षण करना होता है उसके अनकॉन्शियस यानी जो अचेतन थॉट्स हैं, विचार हैं, वह अस्पष्ट उद्दीपन में प्रक्षेपित हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चूंकि यह प्रोजेक्टिव टेक्निक में आता है तो जो प्रोजेक्टिव मेथड है उसमें इसी तरह की परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें एक अस्पष्ट उद्दीपक होता है। यानी कंस्ट्रक्टेड स्टिमुलस होता है, या इसी को एम्बिगस इंक ब्लॉट्स भी कहते हैं। यानी वो अस्पष्ट नहीं होता है और उस अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति एक व्यक्ति अपने मनोभावों को, संवेगों को, विचारों को या आवश्यकताओं को उस स्याही धब्बा की जो आकृति होती है उसमें प्रक्षेपित कर देता है। तो कहने का तात्पर्य इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट देयर अनकॉन्शियस थॉट्स अनटू एम्बिगस इंक ब्लॉट्स का यही है जो मैंने आपको अभी प्रस्तुत किया। अब इसके नेचर को देखते हैं, नेचर ऑफ द टेस्ट। यानी ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है या हर्मन रोस्चार्क का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसकी प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में सबसे पहले बेस्ड ऑन 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स, यानी ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत
एक्सेसेस पर्सनालिटी इमोशंस एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो 10 कार्ड हैं, इनके माध्यम से हम एसेस क्या करते हैं, इसकी बात की गई है, क्या आकलन करते हैं। तो हम आकलन करते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का, इमोशंस का यानी उसके भाव या संवेगों का, और उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स का यानी अवचेतन मानसिक संघर्षों का। यानी रोस्चार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट के द्वारा जो हम 10 स्याही धब्बा के रूप में एक कार्ड बनाते हैं और 10 कार्ड होते हैं जिसमें विभिन्न अस्पष्ट उद्दीपक के रूप में आकृतियां बनी होती हैं। उन कार्ड्स के द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का, संवेगों का और अवचेतन मानसिक संघर्षों का पता लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सेज आर फ्री, स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब जो कार्ड दिया जाता है किसी व्यक्ति को जिसका हमको व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, उसका जो रिस्पांस होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः स्फूर्त होना चाहिए, उसमें किसी का संकेत या दबाव नहीं होना चाहिए या किसी एक्स फैक्टर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, एंड अनस्ट्रक्चर्ड, और उसका जो रिएक्शन होता है वह स्पष्ट रूप में न होकर अस्पष्ट रूप में होता है, जिसका हम विश्लेषण करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद विश्लेषण करते हैं और तब अनुमान लगाते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि उसका रिस्पांस जो होता है वो असंरचित प्रकार का होता है। इसके बाद पॉइंट है मटेरियल यूज्ड, यानी क्या हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण जब हम करते हैं तो क्या मटेरियल यूज करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परीक्षण है, स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट टेस्ट, यह मूलतः अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क में जो भी संवेग, विचार या आवश्यकताएं हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको बाहर लाना होता है। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उसमें टोटल जो है 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स, जैसा मैंने पहले ही इंगित किया, आपको ऊपर ही दिया गया है बिंदु के रूप में, 10 स्याही धब्बा कार्ड का हम यूज करते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ जानना ये है कि इसमें से 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं। जो 10 कार्ड होते हैं उसमें से 5 जो हैं वह काले और सफेद रंग के रूप में होते हैं, 2 ब्लैक, व्हाइट और रेड के रूप में होते हैं। यानी 2 जो कार्ड हैं उसमें 3 रंगों का समावेश होता है, एक ब्लैक, व्हाइट और तीसरा रेड। और फिर 3 जो कलर शेष बचते हैं, 3 जो कार्ड शेष बचते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं यानी बहुरंगी होते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 10 कार्ड्स होते हैं इनको जब हम किसी व्यक्ति का जिसका हमको परीक्षण करना है उसको जब हम वितरित करते हैं, देते हैं, तो ये जो ऐसा नहीं कि 5 ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्ड है उस क्रम से शुरू के 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसमें जैसे आप देखिए कि जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो कार्ड है वह क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में होता है। और जो 2 कार्ड हैं जिसमें ब्लैक, व्हाइट और रेड तीनों रंगों का समावेश होता है, वह दूसरा और तीसरा कार्ड होता है। और बाकी बचे हुए 3 कार्ड यानी 8वां, 9वां और 10वां कार्ड जो होता है वो बहुरंगी प्रकार का होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि चूंकि किताबों में अक्सर दिया होता है कि जो कार्ड का जो क्रम होता है उसमें पहला 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि पहले जब हम वितरित करते हैं कार्ड परीक्षण करते समय तो 5 शुरू के जो कार्ड होते हैं वो पहले वितरित करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी नंबरिंग मैच नहीं करती है बल्कि वो अलग अलग होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया।
अब इसके बाद हम देखेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या प्रशासित करते हैं या क्रियान्वित करते हैं। अब जब इस परीक्षण को क्रियान्वित करते हैं तो प्रोसीजर क्या होता है, उसमें पहला पॉइंट होता है इस्टेब्लिश्ड रेपर्ट विद द एग्जामिनी, यानी जिसका परीक्षण करना होता है उसके साथ सबसे पहले रेपर्ट स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना चाहिए। रेपर्ट इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है कि जिसका भी परीक्षण करना है पहले उसको स्वाभाविक परिस्थिति में लाना या अपने स्वभाव में लाना, यानी उससे सामान्य बातचीत करके पहले उसके हेजिटेशन को दूर कर लेना, जिससे वह फ्री माइंड से टेस्ट के इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दे सके। इसी का मतलब होता है रेपर्ट स्थापित करना, यानी व्यक्ति को स्वाभाविक परिस्थिति में लाना। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कार्ड्स वन बाय वन, यानी जब हम परीक्षण को क्रियान्वित करते हैं या प्रशासित करते हैं तो कार्ड को एक ही साथ, जो 10 कार्ड हैं उसको एक ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, बल्कि वन बाय वन, एक के बाद एक कार्ड हम किसी जिसका परीक्षण करना है उस व्यक्ति को देते हैं। तीसरा पॉइंट है मेन क्वेश्चन व्हाट माइट दिस बी, यानी जब हम कार्ड को वितरित करते हैं वन बाय वन तो कार्ड को वितरित करने के बाद जाहिर सी बात है कि उसको कोई डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के रूप में हम उसको ये कहते हैं व्हाट माइट दिस बी, मतलब ये जो कार्ड हम देते हैं उसमें जो स्याही धब्बा के रूप में जो चित्र या आकृति बनी होती है अस्पष्ट उद्दीपक के रूप में, तो वो पूछा जाता है जो व्यक्ति है जिसका परीक्षण किया जाता है कि ये इस कार्ड में आपको किस तरह की आकृति दिख रही है, या इस कार्ड के स्याही धब्बा आकृति को देखने के बाद आपको क्या आभास हो रहा है। इस तरह के प्रश्न पहले जो मापन करता है वह दूसरे व्यक्ति से करता है जिसको वह कार्ड देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज बिहेवियर एंड रिएक्शन टाइम, यानी अब इस चरण में अब जो रिस्पांस देता है व्यक्ति, जैसे मैंने पहले ही बताया कार्ड हम वन बाय वन देते हैं, वन बाय वन कार्ड देने के बाद उससे प्रश्न पूछते हैं कि इसमें आकृति आपको किस तरह की दिखाई दे रही है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अब उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा, तो जो उसका रिस्पांस होता है उसकी रिकॉर्डिंग की, उसका अभिलेखन या अंकन किया जाता है। अभिलेखन या अंकन में क्या करना होता है, उसके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना होता है, यानी जो व्यक्ति है जो अपना रिस्पांस देता है उसकी रिस्पांस की संख्या क्या है, या जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है उसका रिस्पांस करते समय बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है या गेस्चर क्या है, एंड रिएक्शन टाइम। और जो एक कार्ड देने के बाद या दूसरा कार्ड देने के बाद क्रम से जब हम कार्डों को वितरित कर देते हैं तो देखते हैं कि कार्ड के प्रति उसका रिएक्शन टाइम क्या है, रिस्पांस का रिएक्शन टाइम क्या है, यानी एक रिस्पांस के बाद जो दूसरा रिस्पांस देता है उस बीच के समय अंतराल को हम मैपिंग करते हैं, देखते हैं कि उसका समय अंतराल कितना है। तो यानी इस चरण में हम अंकन या अभिलेखन करते हैं उसके रिस्पॉन्सेज का, उसके बिहेवियर का और उसके रिएक्शन टाइम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्वायरी फेज फॉर क्लैरिफिकेशन। इसके बाद जाहिर सी बात है जब उसका रिस्पांस हम ले लेते हैं तो इसकी इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी करते समय हम निश्चित रूप से पहले यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में जो रिस्पांस आया है उसको कैसे हम स्पष्ट करें, अपने व्यवहारिक रूप में कैसे हम उसको सामने लाएं। तो इसके लिए इंक्वायरी करते समय यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति रिस्पांस करता है या प्रतिक्रिया देता है वह उस कार्ड पे जो चित्र बने होते हैं अस्पष्ट उद्दीपक के रूप में, वो उसके पूरे भाग को देखकर करता है
या किसी उसके बड़े भाग को देखकर करता है चित्र के, या किसी छोटे भाग को देखकर करता है, या उसमें जो सफेद स्पॉट होते हैं, वाइट जो दिखते हैं, उसके आधार पर करता है। यानी इंक्वायरी करते समय हम उस व्यक्ति के प्रतिक्रिया को उद्दीपित करने वाले भागों का जांच करते हैं कि किस आधार पे व्यक्ति ने अपना रिस्पांस किया है, या चित्र के किस भाग को देखकर व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिर नेक्स्ट है स्कोरिंग डन यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। देखिए, जब हम रिकॉर्डिंग, अंकन या अभिलेखन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम उसको किसी मापीकृत परीक्षण के द्वारा एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक उससे जो परिणाम आएगा वह उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी होगी। इसलिए हम किसी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं स्कोरिंग करने के लिए। यानी जो रिस्पांस आया उसकी स्कोरिंग हम किसी मानकीकृत परीक्षण के द्वारा करते हैं। अब नेक्स्ट आप आइए, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए व्हाइट बोर्ड पे। जैसे यहाँ लिखा है की डायमेंशंस ऑफ स्कोरिंग। अब यहाँ हमको देखना है कि मुख्य बीमाएं क्या है स्कोरिंग की, या स्कोरिंग की मुख्य बीमाएं किस रूप में इंक ब्लॉट टेस्ट में बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो पहली बीमा है, डायमेंशंस है, वो देखिए लोकेशन। लोकेशन को आप हिंदी में जानते हैं, मतलब स्थिति। अब ये जो लोकेशन है, अब लोकेशन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति रिस्पांस करता है वह पूरे होल प्लॉट के आधार पे करता है, यानी पूरे स्याही धब्बा को देखकर करता है, या उसके कॉमन भाग को देखकर करता है, या अनयूजुअल भाग को देखकर करता है, यानी सामान्यकृत रूप में करता है या असामान्यकृत रूप में करता है। उसका डिटेल हम देखते हैं लोकेशन में या स्थिति में। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो स्याही धब्बा की आकृति का कार्ड पर दी होती है, उसके पूरे भाग को, पूरे धब्बे को देखकर व्यक्ति रिस्पांस करता है, कि उसके सामान्य भाग को देखकर करता है या असामान्य भाग को देखकर करता है। अब आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि वास्तव में कॉमन और अनयूजुअल को हम कैसे डिफाइंड करेंगे। देखिए, जब कोई कार्ड चित्र पे दिया हो, कार्ड पे जो चित्र दिया है उसका कॉमन डिटेल्स, मतलब जिस भाग पर अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया होती है, यानी कार्ड के एक बड़े भाग पे वो रिस्पांस देता है। और अनविजुअल मतलब आप देखिए, कभी कभी व्यक्ति जो है उसके कार्ड पे जो आकृति होती है उसके पूरे भाग को देखकर प्रतिक्रिया न देकर किसी कॉर्नर को देखकर या किसी सेंटर स्पॉट को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। यानी वहां जहां पर सामान्य व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, उस पार्ट के आधार पे या उस भाग के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो अनयूजुअल वो रिएक्शन होता है, रिस्पांस होता है। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्धारक। निर्धारक में आप देखिए जो रिस्पांस है वह फॉर्म, कलर, मूवमेंट और शेडिंग के पक्ष के रूप में होता है। देखिए, जब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो जैसे लोकेशन में हम इस सेक्टर या भाग को देखकर हम देखते हैं, यानी चित्र के किस भाग के आधार पर प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चित्र के किस पक्ष के आधार पर प्रतिक्रिया हुई है, यानी किस एस्पेक्ट के आधार पर प्रतिक्रिया हुई है। तो प्रतिक्रिया देखिए, फॉर्म उसके स्वरूप के आधार पे, उसके कलर या रंग के आधार पे, या मूवमेंट गति के आधार पे, या छाया चित्र के आधार पर प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो कार्ड दिए गए हैं उसमें कलर्ड कार्ड भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं, मल्टी कलर्ड भी हैं। तो उसके आधार पे डिटर्मिनेंट्स का निर्धारण किया गया है फॉर्म, कलर, मूवमेंट और शेडिंग के रूप में। अब कंटेंट यानी जो विषय वस्तु है, कार्ड पे जो भी चित्र
बने होते हैं परीक्षण करने के लिए, उसका विषय वस्तु या कंटेंट क्या रखा जाना होता है इसमें, तो उसकी बात की गई है यहाँ पर। यानी उस कार्ड पे ह्यूमन आकृति से मिलता जुलता चित्र हो सकता है, या एनिमल से मिलता जुलता चित्र हो सकता है, या प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित चित्र हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के रूप में हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स मतलब अमूर्त चित्र, यानी कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में काल्पनिक रूप से डिजाइन कर लेता है, तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स होते हैं। यानी जो कंटेंट है वह ह्यूमन, एनिमल, नेचर और एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स किसी रूप में हो सकता है। अब फॉर्म क्वालिटी आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है हाउ वेल द रिस्पांस मैचेज द शेप, यानी व्यक्ति जो कार्ड के प्रति प्रतिक्रिया करता है वह जो चित्र है, जो स्याही धब्बा के रूप में अस्पष्ट उद्दीपक है, उसमें कैसे मैच करता है, यानी कैसे फिट होता है। कभी कभी हम रिस्पांस देते हैं अपना, लेकिन जो आकृति होती है कार्ड पर उससे वो मैच नहीं करती, बिल्कुल डिफर होती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम फॉर्म क्वालिटी में यह देखते हैं कि हाउ वेल द रिस्पांस मैचेज द शेप, यानी जो रिस्पांस आया है वो कितनी अच्छी तरह से उस आकृति से मैच करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉपुलर रिस्पांसेज। देखिए, जब रिस्पांस आते हैं तो कई तरह के आते हैं, मैंने पहले ही बताया। अब पॉपुलर रिस्पांसेज का मतलब हम दो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कॉमन वर्सेज अनकॉमन रिस्पांसेज। जो कॉमन रिस्पांस का मतलब ये होता है, यानी उस कार्ड के चित्र को देखकर अधिकांश व्यक्तियों की जो प्रतिक्रिया होती है वह कॉमन रिस्पांस होती है, और कुछ प्रतिक्रियाएं अपवाद के रूप में भी सामने आ जाती हैं। कुछ रिस्पांसेज ऐसे आ जाते हैं जो अनकॉमन होते हैं, मतलब ज्यादातर व्यक्ति उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, यानी कॉमन लोगों से अलग हटकर एक प्रतिक्रिया जब आती है, उसका जो स्वरूप हमारे सामने आता है, तो वो अनकॉमन रिस्पांसेज कहलाता है। तो पॉपुलर रिस्पांसेज में हम दो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो रिस्पांस है वो कॉमन है या अनकॉमन है। नेक्स्ट है व्हाट इट मेजर्स, यानी टेस्ट जो है, जो शार्प टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है, क्या मापन करता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, पहला बिंदु जो है वह अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी व्यक्ति के अवचेतन मन में जो मोटिव्स होते हैं, अभिप्रेरणाएं होती हैं, या जो उसकी इच्छाएं होती हैं, या जो उसके मानसिक संघर्ष होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन मस्तिष्क में तीन तरह की अवस्थाओं में कोई भी तथ्य, क्रियाएं, विचार, संवेग, अभिप्रेरणा इत्यादि विद्यमान हो सकती है। एक चेतन, एक अचेतन और एक अवचेतन। यानी यहाँ अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात की जा रही है, यानी अवचेतन में जो मोटिव्स होते हैं, यानी चेतना अवस्था में नहीं होते बल्कि दबे होते हैं, जो सामान्य रूप में बाहर नहीं आ पाते। तो अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी मोटिव्स, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो जो अचेतन अवस्था में है या अचेतन अवस्था में मन मस्तिष्क में है, उसका मेजरमेंट किया जाता है रोजचार्क ब्लड टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसके बाद क्या मेजर किया जाता है, व्यक्ति में सांवेगिक स्थिरता है कि नहीं। कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति में सांवेगिक अस्थिरता होती है, यानी एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में या एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से अपने भाव प्रकट करने लगता है। कुछ एबनॉर्मल भाव भी उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लगते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि व्यक्ति में इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो कितनी इंटेंसिटी में है, कितनी मात्रा में है। कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी संज्ञानात्मक संगठन। संज्ञानात्मक संगठन में एक व्यक्ति के
मस्तिष्क में जो ज्ञान के विभिन्न पक्ष होते हैं, ज्ञान के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं, वह कितने ऑर्गेनाइज रूप में उपस्थित है, इसका परीक्षण इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। यानी संज्ञानात्मक संगठन का परीक्षण भी शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग एंड रियलिटी टेस्टिंग, एक व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग करते समय क्या व्यवहार होता है, कितनी जल्दी वो डिसीजन करता है, जो डिसीजन यानी निर्णय करने की क्षमता है व्यक्ति में प्रभावी है या नहीं है, इसका मेजरमेंट भी यह टेस्ट करता है। और रियलिटी टेस्टिंग, और यह देखा जाता है इस टेस्ट के द्वारा कि एक व्यक्ति का जो मानसिक प्रक्रिया, जो व्यक्ति में मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वह वास्तविक जीवन से संबंधित है या काल्पनिक जीवन से संबंधित है। तो उसके मानसिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति वास्तविक रूप में हो रही है या अवास्तविक रूप में हो रही है, इसका भी टेस्ट इस इंक ब्लॉट टेक्निक के द्वारा किया जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वह अपने त्रुटियों का या कमियों को छुपाने का एक मानसिक प्रयास भी करता है। यानी उसका जो प्रयास होता है वह यह दिखाने का होता है कि अगर हमने कोई गलती की है तो उसको वास्तविक रूप में वो एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि अलग अलग तरह के बहाने बनाता है। जैसे कोई आप देखते हैं, कोई बच्चा टेस्ट देता है, परीक्षा देता है, तो उससे पूछा जाता है कि ये प्रश्न क्यों गलत हुआ, तो वो ये नहीं कहता है कि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, वो कह देता है कि प्रश्न बहुत कठिन आया या अन्य किसी विद्यार्थी ने इसको हल नहीं किया। इस तरह की बातें वो डाइवर्ट करने के लिए करता है, वास्तविक बातों से वह अपने आप को दूर रखता है। तो ये डिफेंस, ये सब बातें डिफेंस मैकेनिज्म में आती हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर यानी व्यक्तित्व की संरचना एंड पॉसिबल डिसऑर्डर और संभावित असंतुलन, इस परीक्षण के द्वारा एक व्यक्तित्व की जो संरचना होती है, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो एक मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन होता है, जैसा आलपोर्ट महोदय ने कहा। तो पर्सनालिटी का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है और वो गत्यात्मक भी होता है। तो यह इस परीक्षण के द्वारा देखा जाता है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, और उसमें अगर कोई असंतुलन है तो उसका भी पता लगाया जाता है। संभावित रूप में भी अगर देखा जाता है कि उसके पर्सनालिटी के विभिन्न पक्षों में अगर कोई डिसऑर्डर है या कोई संभावित असंतुलन है तो उसका भी परीक्षण इंक ब्लॉट के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं या मुख्य उपयोगिता या लाभ क्या है। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके सामने बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है सामने। प्रोवाइड्स डीप इंसाइट इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, यानी किसी भी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मस्तिष्क में जो अंतर्दृष्टियां होती हैं उसको गहरे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कौन? यह टेस्ट। यानी आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क में जो भी विचार हैं, संवेग हैं, आवश्यकताएं हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, उस सब के बारे में एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। या कौन सा टेस्ट? इंक ब्लॉट टेस्ट। दूसरा पॉइंट है डिफिकल्ट टू टेक और मैनिपुलेट रिस्पॉन्सेज, डिफिकल्ट टू फेक और मैनिपुलेट रिस्पॉन्सेज, यानी इस टेस्ट में यह अत्यंत कठिन होता है कि कोई फेक या मैनिपुलेट रिस्पॉन्स प्रस्तुत कर दे। इसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे जब अस्पष्ट परिस्थितियां होती हैं, उद्दीपक आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है,
जिसमें आपको स्वयं नहीं मालूम होता है कि इसके प्रति जो हमारा रिस्पांस होगा उसका अर्थ क्या होगा। यानी आप अनजाने में ही अपने अचेतन मस्तिष्क के भावनाओं, विचारों, अभिप्रेरणाओं, आवश्यकताओं को प्रकट करते हैं या इम्पोज करते हैं स्टिमुलस में। इसलिए इस टेस्ट में यह कठिन हो जाता है कि कोई फेक या अपने द्वारा गढ़ित रिस्पांस प्रस्तुत करे या डुप्लीकेट कोई रिस्पांस प्रस्तुत कर दे। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले ही बताया कि चूंकि व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं होता है कि जो हमारे सामने उद्दीपक दिए गए हैं, जैसे इस टेस्ट में स्याही धब्बा के रूप में उद्दीपक दिए गए कार्ड्स के माध्यम से, तो व्यक्ति अपने अचेतन अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें उसको इस बात का अवसर ही नहीं होता कि वो अपने रिस्पांसेज को मैनिपुलेट कर दे या फेक रिस्पांस दे। तो इस टेस्ट का यह भी एक एडवांटेज है कि इसमें फेक और मैनिपुलेट रिस्पांसेज नहीं मिलते हैं, जिसके कारण हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का वास्तविक परीक्षण करने में सफल हो सकते हैं या सफल हो जाते हैं। ऑफर्स रिच क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी, यह ऑफर करता है हमको कि हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के गुणात्मक सूचनाओं से परिचित हो सके। हमको इन्हेंस करता है कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणात्मक इंफॉर्मेशन से या सूचनाओं से हम परिचित हो जाएं या हम उसको जान लें। किसके द्वारा? इंक ब्लड टेस्ट के द्वारा। तो यह भी एक एडवांटेज हो जाता है कि यह हमको व्यक्तित्व के गुणात्मक पक्षों का ज्ञान कराने में एनहेंस करता है या एनरिच करता है। अब इस एडवांटेज के बाद जाहिर सी बात है इसके लिमिटेशंस भी हैं। टेस्ट वास्तव में जब हम व्यवहार विज्ञान की बात करते हैं तो कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है फिजिकल साइंस की तरह, तो इसका भी डिसएडवांटेज भी है या इसकी सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहला आप देखिए बिंदु लिखा हुआ है, रिक्वायर्स हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट्स फॉर इन इंटरप्रिटेशन, यानी इसके लिए, यानी इस परीक्षण के मापन के लिए बहुत ही वेल क्वालिफाइड या हाईली ट्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति एक्सपर्ट के रूप में ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि इंक ब्लड टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए माना जाता है कि जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वही इस टेस्ट का प्रयोग करके व्यक्तित्व का मापन प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। यह टेस्ट ये माना जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि इसकी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है और लंबी होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसमें समय थोड़ा अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है मेजरमेंट के लिए। और कभी कभी ये सब्जेक्टिव भी हो जाती है। सब्जेक्टिव हो जाने का मतलब क्या होता है कि यानी जो मापन करता है उसके अपने पूर्व धारणाओं का, अपने पसंद नापसंद का प्रभाव मेजरमेंट के परिणाम पर पड़ने लगता है। उसी को हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो जाती है, यानी मापनकर्ता के व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं का प्रभाव भी मेजरमेंट के परिणामों पर पड़ने लगता है, जिससे हमको वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। फिर है कल्चरल इन्फ्लुएंसेज में अफेक्ट रिस्पॉन्सेज, यानी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेज में अफेक्ट रिस्पॉन्सेज, यानी हमारे जो रिस्पांस हैं वह कभी कभी सांस्कृतिक प्रभाव से भी प्रभावित हो जाते हैं। यानी जिस कल्चर में हम पले बढ़े होते हैं उस कल्चर का प्रभाव भी मापन परिणाम पर पड़ने लगता है, जिसके कारण हमें वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते।
डिबेट्स रिगार्डिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। इस टेस्ट में एक लिमिटेशन यह भी है कि इसकी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी पे काफ़ी बहस की गुंजाइश होती है, क्योंकि यह साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के रूप में अगर देखा जाए तो यह इस टेस्ट में कुछ कमियां हैं, यानी बहस की गुंजाइश है, इसमें और सुधार करने की संभावनाएं विद्यमान हैं। कंक्लूजन में या निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं द रोस्चार्क टेस्ट इज अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब भले ही इसके भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस भी बहुत से हैं। तो एडवांटेजेस को देखते हुए और इसके प्रोसीजर को देखते हुए और इसके उद्देश्य को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपी तकनीक होती है। कौन सी तकनीक? रोस्चार्क इंक ब्लड टेस्ट की जो टेक्निक होती है वह सिग्निफिकेंट होती है या महत्वपूर्ण होती है, स्पेशली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हिडन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। आप जैसे पहले ही से जानते हैं, चूंकि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक में इंक ब्लड टेस्ट आता है, तो इसका तो पहला उद्देश्य ही है कि व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क में जो विचार, भाव, आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं विद्यमान हो, उनको बाहर लाना या सामने प्रकट करना। तो इसलिए यह इस मामले में यूजफुल है कि इसके द्वारा जो हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसको हम जान लेते हैं या बाहर लाते हैं अस्पष्ट उद्दीपकों के माध्यम से। और इस हिडन एस्पेक्ट्स को जानने के कारण ही जब हम एनालिसिस करते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में, तो हम उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है और जो उसका आंतरिक पक्ष होता है या जो हिडन पक्ष होता है, जिसको हम ऐसे देख नहीं पाते हैं उसके व्यवहार के द्वारा, इन दोनों को समन्वित करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं, तब हमें जो परिणाम मिलता है वह वास्तव में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन का एक व्यापक और संपूर्ण अवधारणा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।